माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासेज में मैं धर्मपाल सिंह, आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज देड़ा, जनपद बागपत, कक्षा 12 जीव विज्ञान के छात्रों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व में आपने जिस यूनिट का अध्ययन किया उसी का एक भाग आज हम अध्ययन का पाठ रखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इसी का आज दूसरा भाग, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में हम आज कुछ नई बातें सीखेंगे। आज के इस लेसन में जो शिक्षण के बिंदु रखे गए हैं उनमें हमने इससे पूर्व में क्या सीखा। जैव चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन, टीका उत्पादन, जीन की चिकित्सा, आणविक निदान और पारजीनी जंतु, नैतिक मुद्दे क्या है और बायोपायरेसी किसे कहते हैं। और अंत में हम अपनी समीक्षा करेंगे कि हमने क्या सीखा और इसके बाद में आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। अभी तक प्यारे बच्चों हमने सीखा कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में हमने किस प्रकार से उपयोग किया, हमने उसके माध्यम से किस प्रकार से पादप का जो परिवर्तन है, जैसे पौधों के अंदर रोगों से बचाव, सूखापन, लवणीय भूमि, कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता, इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हमने सीखी थी। और वो कब आई? जब उनको हमने अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कर दिया। वहीं एक हेडिंग आया था जिसको हमने अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा था, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारा था, जीएम जीव। वहीं आपने अध्ययन किया था एक जीवाणु के बारे में जिसका नाम था बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। इस जीवाणु में एक जीन होता है जो एक विष उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, या ये कहिए कि जो उसका जिम्मेदार जीन है उसको क्राइजीन कहते हैं और उससे जो प्रोटीन बनती है उसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जिन फसलों के अंदर पहुंचाई गई इस जीन को, उसको बीटी फसलें कहा गया, जो कि इस बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के आधार पर किसी जीव के वांछित जीन में जो जीन की अभिव्यक्ति है उसको यदि हम रोक पाते हैं तो तब उसको हमने एक अलग प्रक्रिया से आपको बताया था। हमने सीखा था कि किस प्रकार से तंबाकू के पौधे के अंदर जो निमेटोड्स होते हैं या जो ऐसे परजीवी जो उसकी जड़ों को नष्ट करके तंबाकू के पौधे का उत्पादन कम कर देते हैं, और वहां हमने आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया का अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने अध्ययन किया था कि अनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें हैं उनके क्या लाभ हैं और भविष्य में उनकी कुछ हानियां, इस संदर्भ में हमने बातचीत की थी। जैसे लाभ, पौधों के अंदर रोग, सूखा, लवणीय भूमि आदि के प्रति प्रतिरोधकता, और हानि आपने सीखा था कि ऐसे पौधे टाइप पौधे हो सकते हैं, वो इतने रेसिस्टेंस हो सकते हैं कि फिर हमें अधिक केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उन पौधों के अंदर खाद्य श्रृंखला उनसे बदली, इस तरह से कुछ ऐसे जीव भी उनसे परिवर्तित हो सकते हैं जो हमें लाभकारी जीव हैं। अब हम सीखते हैं कि जैव चिकित्सा के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है मानव समाज के लिए। जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, किस प्रकार से लाभदायक है। इसके माध्यम से जो पहली टेक्निक आई थी पुनर्योगज डीएनए, उस प्रौद्योगिकी में उसकी सहायता से या इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत अधिक प्रभावी और सुरक्षित औषधियों का निर्माण किया, हार्मोन्स का निर्माण किया, एंजाइम, और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जैसे कोविड-19 है उसकी वैक्सीन का जिक्र हो रहा है, तो ये सब जैव प्रौद्योगिकी का ही उपयोग है। उदाहरण देता हूं इसका एक, क्योंकि इनका मानव के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कि ये जो पारंपरिक टीके हैं इनमें दुर्बलीकृत सूक्ष्म जीव रखे रहते हैं, और ये जीव, इन्हीं को हम एंटीजन कह सकते हैं, जो बाह्य पदार्थ है। इस एंटीजन को जब शरीर में भेजा जाता है तो इस एंटीजन के साथ कुछ गैर जरूरी रसायन भी हमारे शरीर में जा सकते हैं जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो पुनर्योगज टेक्निक है, जिसमें हमने जो डीएनए है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इस टेक्निक द्वारा तो कुछ प्रोटीन के उत्पाद बने, उनसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। आज इस टेक्निक से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से 30 ऐसी औषधियां
जो पुनर्योगज औषधियां हैं आज विश्व भर में मानव के लिए स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से 12 औषधियां तो भारत में विपणित हो रही हैं, दी जा रही है। उसमें मानव वृद्धि हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन और फैक्टर 8 आदि ऐसी बहुत सारी औषधियां मानव समाज के लिए लाभदायक औषधियां बनाई जा रही है। अब हम अध्ययन करते हैं मानव इंसुलिन का। प्यारे बच्चों, जानते हैं कि आजकल एक रोग का जिक्र आपने घर में भी सुना होगा कि उसको शुगर हो गया है, ये मधुमेह का रोग होता है। इसकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर एक अंग होता है जो पाचन में भी और अंतस्रावी तंत्र के रूप में भी काम करता है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। इसके अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, और वो उसके अंदर जो पाई जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियां हैं जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, उनकी बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन। वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इस ग्लूकोज की मात्रा के नियंत्रण में यदि कुछ कमी रह जाती है तो ऐसी स्थिति में मधुमेह का रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज का नियंत्रण ना होने पर, अर्थात हमारे शरीर में वो काम नहीं आता है, इस तरह से फालतू ग्लूकोज हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसको मधुमेह का रोग है। पहले मधुमेह रोगियों की का जो उपचार होता था वो इंसुलिन के माध्यम से होता था, लेकिन तब प्राप्त कैसे करते थे? ये जो बूचड़ खाने होते हैं जहां पशुओं को काटा जाता है, उसमें गाय, भैंस, बकरी, सुअर, इनके पैंक्रियाज को इकट्ठा या इनके अग्नाशय को इकट्ठा किया जाता था। लगभग 800 या इस किलो के रूप में, क्विंटलों के रूप में इतना अग्नाशय इकट्ठा करने के बाद उसमें से लगभग 100 ग्राम आप इंसुलिन निकाल पाते थे, जो संक्रमण का कारण भी बनता था, उससे रोग एलर्जी भी होती थी, और ये नैतिक भी नहीं था। ऐसी स्थिति में पुनर्योगज डीएनए की टेक्निक से इंसुलिन बनाने की क्रिया उद्योगों में बनी और इससे सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मानव की कोशिका में जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन के जीन को प्राप्त करके जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जिसको हम पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करते हैं। इस माध्यम से आप उसमें जीवाणु को प्रवेश करा करके उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त करते हैं और इससे औद्योगिक रूप से इंसुलिन का संश्लेषण करते हैं। यहाँ आप देखें, ये हमारे पास में ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल में से हमने एक क्रोमोसोम ले लिया, ये क्रोमोसोम यहाँ पर है, इसका ये इंसुलिन जीन था। यहाँ फिर एक बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरिया को लिया। बैक्टीरिया के अंदर ये जो डीएनए का पार्ट है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये डीएनए है। इस डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ आए तो इस प्लाज्मिड को अलग निकाल लिया और यहाँ से इसका ह्यूमन का ये इंसुलिन वाला जीन ले लिया। पुनर्योगज डीएनए में जो आपने देखा था पहले, मैंने आपको अनुवांशिक कैंचियां पढ़ाई गई है, उनमें जो एंजाइम के माध्यम से इस प्लाज्मिड को बीच में से काटा और इसके साथ में हमने जो ह्यूमन जीन है, जो इंसुलिन को बनाने वाला जीन है, उसको इसके साथ में यहाँ अटैच कर दिया। देखिए यहाँ ये अटैच हो रहा है। इस पूरे भाग को, जिसको पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, इस डीएनए को हमने फिर बैक्टीरियम की कोशिका में यहाँ डाल दिया। यहाँ से अब इसको देखिए, जैसे इस बैक्टीरिया की कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता है तो यहाँ पर ये अपनी प्रतिकृतियां बनानी शुरू कर देता है। आपको पता है कि डीएनए के अंदर ही पावर होती है, वो अपनी जो कॉपीज है उनको बना सकता है। जब ये यहाँ बनती है तो इससे आप देख रहे हैं जीन क्लोनिंग ऑकर्स होता है, जीन क्लोनिंग बन गए और इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं जो इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी मात्रा में इंसुलिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब अभी आप देख रहे थे कि इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे इंसुलिन की संरचना। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि इंसुलिन के अंतर्गत दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक श्रृंखला ए होती है, दूसरी श्रृंखला बी होती है। ए के अंदर 21 एमिनोल होते हैं और बी में 30 एमिनोल होते हैं, और ये दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती है। स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन के रूप में पाया जाता है। इसमें एक तीसरा भी
श्रृंखला जिसको सी श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और उसमें 33 एमिनो अम्ल होते हैं। लेकिन जो परिपक्व इंसुलिन होता है, उस परिपक्व इंसुलिन में ये जो सी श्रृंखला है ये नहीं पाई जाती। आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। ये पूरी रचना यहाँ दी गई है। इसमें यहाँ देखें, ये जो बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है ये बी, ये ग्रीन ए पार्ट और ये इसका सी पार्ट है। इसमें ये यहाँ इस बंधन से ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जिसको हम डाइसल्फाइड बंध कह रहे हैं। यहाँ से इसके इंसुलिन के निर्माण के लिए ये भाग आपस में इसके माध्यम से यहाँ से अलग हो जाते हैं। वही एंजाइम जो कैंची वाले एंजाइम होते हैं, जिनके माध्यम से इसको अनुवांशिक कैंचियां, उनके माध्यम से इसको काटा जाता है और ये परिपक्व इंसुलिन हमें प्राप्त हो जाता है। ये पूरा जो परिपक्व इंसुलिन है ये प्राप्त हो जाता है यहाँ से। इसमें बी पेप्टाइड इसके साथ जुड़ा रहता है और ये जो सी श्रृंखला है ये इससे अलग हो जाती है। इस प्रकार से प्राक इंसुलिन जो एक्रिया इंसुलिन माना जा सकता है, उससे सी पेप्टाइड को अलग होकर के परिपक्व इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक आपने देखा कि इंसुलिन की खोज किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से इंसुलिन बनता है, ये आपने सीखा। इंसुलिन मधुमेह का कारण बनता है, आप ये जान पाए। आपने ये भी जाना कि इंसुलिन अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है और इससे जो बृहद पैमाने पर इंसुलिन प्राप्त किया जाता है उसमें वही टेक्निक जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं टीका उत्पादन किस प्रकार से। टीका कोई नया शब्द नहीं है। अब जिस टीके की खोज कर रहे हैं वर्तमान में विषाणु के लिए, उसी से संबंधित ये बात है कि टीका, इसकी खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर, और इसमें जो रोगजनक है जिसको आप विषाणु कहते हैं उसको दुर्बल करने की जो टेक्निक है वो लुई पाश्चर के द्वारा। टीकों में रोगजनक जीवाणु का अक्रिय रूप होता है। ये अक्रिय रूप जब हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो हमारे शरीर में प्राथमिक प्रतिरक्षी प्रतिवेदन तथा बी और टी स्मृति कोशिकाओं का निर्माण होता है। टीका लगने के बाद में ये कोशिकाएं हमारे शरीर में बनी, इसके कारण जो एंटीजन हमारे शरीर में पहुंचाया गया। अब जब जिस व्यक्ति को टीका लग चुका है उसको वही रोग हो जाता है जिसका टीका उसको लगाया गया था, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर के अंदर उपस्थित बी और टी स्मृति कोशिकाएं उस प्रतिजन को जिसने आक्रमण किया है उसको पहचान लेती है और उसको पहचानने के बाद हमारे शरीर में उपस्थित लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज उसको समाप्त कर देती है। तो टीका इस तरह से हमें रोगों से बचाव करता है। इसका उदाहरण देखें, हेपेटाइटिस का नाम आपने सुना है, जो लीवर हमारे यकृत से संबंधित रोग है। उसमें बी और सी आदि इस प्रकार के रोग होते हैं। पीलिया हो जाता है व्यक्ति का, हीमोग्लोबिन उसमें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हेपेटाइटिस विषाणु है इसका जो प्रतिजन है उसमें जो उत्पन्न करने वाला जीन है उस प्रतिजन को, उसको उसमें से निकाल दिया और जीवाणु का जो प्लाज्मिड है उससे उसको जोड़ दिया गया। बना क्या? पुनर्योजित प्लाज्मिड। जिस तरह से पुनर्योजित डीएनए जिसको कहा था ये वही है, प्राप्त कर लिया। विषाणु से प्रतिजन वाले जीन को लेकर जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़ दिया गया और पुनर्योजित प्लाज्मिड प्राप्त किया। इस पुनर्योजित प्लाज्मिड को यीस्ट कोशिकाओं में प्रवेश कराकर वहां इनका अधिक से अधिक उत्पन्न कराए जाते हैं, इनका पुंज बनाया जाता है और इस प्रकार से जो प्रतिजन था जो हमने बनाया इसको अधिक से अधिक प्राप्त कर लिया जाता है। जब प्रतिजन अधिक प्राप्त हो जाता है तो टीके अधिक मात्रा में प्राप्त कर लिए जाते हैं और उससे मानव समाज को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कुछ रोग किसी प्रतिजन के कारण ही हो। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो हमारे आनुवांशिक अर्थात जीन, गुणसूत्र
उनमें कुछ त्रुटि के कारण उत्पन्न होते हैं। पहले आपने देखा कि भाई ये कुछ प्रतिजन शरीर में गया तो उससे रोग उत्पन्न हो गया, लेकिन यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनका कारण त्रुटिपूर्ण जीन होते हैं, और इसी के रोग के उपचार की क्रिया को ही हम जीन चिकित्सा कहते हैं। इसमें त्रुटिपूर्ण जीन या विकारी जीन, विकारी जो बीमार जीन है, जो खराब जीन है, जो जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई विकृति है, उस जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में जो दोष है, जो जीन दोष है, उसका सुधार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सामान्य जीन को व्यक्ति में या उसकी भ्रूण कोशिकाओं में या उत्तकों में स्थानांतरित करके निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके हम कार्यों को संपन्न कराते हैं। आपने सुना, आपने समझा कि जीन चिकित्सा में जो जीन ठीक जीन है, जो अच्छा जीन है, जो स्वस्थ जीन है, उस जीन को उस बीमार जीन के साथ में प्रतिस्थापित किया जाता है, वहां उसको स्थानांतरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तब जाकर के वो जीन चिकित्सा कहलाती है। प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एडेनोसिन डीएमिनेज कहते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए तब भी हमें या तो इस एडेनोसिन डीएमिनेज को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है या फिर अस्थि मज्जा से इसको लिया जाता है। ऐसी ये था जीन चिकित्सा, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि हर रोग इसी तरह से उत्पन्न नहीं होते कि वो बाह्य किसी प्रतिजन के कारण ही हो। जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की के ऊपर किया गया था, और इसमें बच्चों में जो एडीए, अभी आपको एंजाइम का नाम बताया, इसकी कमी का जो उपचार है वो या तो अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से किया जाता है या फिर उसको दूसरे तरीके से जो एडीए है उसकी सक्रिय स्थिति को सुई के द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचाया जाता है। इसको एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा भी कहा जाता है। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। आपको बताया गया था कि कुछ रोग जो एंटीजन के कारण, कुछ हमारे जीन के अंदर त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई भी रोग हो उसका प्रारंभ में यदि पता चल जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका निदान भी आसानी से हो सकता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी मन में आता होगा, यदि किसी व्यक्ति की जो बीमारी है उसका अर्ली स्टेज में पता चलना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में जो परंपरागत विधियां हैं, जिसमें आप ये मूत्र परीक्षण किया जाता है, कहीं सीरम परीक्षण किया जाता है, तो इसके माध्यम से रोग का पता तो चल जाता है, लेकिन वो लगता कब है? जब तक हमारे शरीर में रोगजनक की संख्या काफी अधिक हो चुकी होती है, और ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें जो पुनर्योगज डीएनए की टेक्निक है, उससे जो नई टेक्निक हमें मिली है अभी, जिसको आप चल भी रही है अभी, RT PCR, जिससे अभी कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है, ये PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, इस ऐसी ही एक है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक का मापन, एलिजा टेस्ट है। कुछ ऐसी टेक्निक है जिनसे रोग का पता प्रारंभ में ही चल जाता है। तो देखते हैं PCR और तो जो पॉलीमरेज चेन है, इसमें जीवाणु और विषाणु के जो न्यूक्लिक अम्ल हैं उनका हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उनका प्रवर्धन करते हैं, और तब उसकी पहचान की जा सकती है। आपको मैंने जिक्र किया था कोविड-19, इसकी जांच भी RT-PCR के माध्यम से की जाती है। इसमें गले से और नाक से स्वाब लिया जाता है, जो उसका श्लेष्म है वो वहां से लिया जाता है। तो उसमें एक जो अभिक्रिया होती है वो है RNA को DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि DNA
डीएनए से मैसेंजर आरएनए, ये एक ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन रिवर्स कहा है तो इससे इसका निर्माण एमआरएनए या यहां से डीएनए की तरफ, जबकि बनना चाहिए डीएनए से एमआरएनए। तो इसके माध्यम से इस रोग की पहचान की जाती है। नाम है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा टेस्ट है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह प्रतिजन प्रतिरक्षी एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर इसी सिद्धांत पर इसका पता लगाया जाता है। जो रोगजनक है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हुआ है, जैसे एचआईवी, कैंसर आदि, तो एचआईवी का पता हमारे शरीर में यदि इस प्रकार का कोई वायरस है तो वायरस है, प्रतिजन है। यदि ये वायरस होकर के कोई ऐसी बीमारी है वो ठीक हो जाती है या उसके विरुद्ध हमारे शरीर में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाते हैं, इन दोनों क्रियाओं के आधार पर हम इसकी पहचान कर पाते हैं कि इस व्यक्ति को ये रोग है। और ये रोग इन दोनों टेस्ट से तब पता चल जाता है जब तक कि वो रोग शरीर में इतना बढ़ भी नहीं पाता है। इस तरह से ये दो विधियां काफी कारगर सिद्ध हुई। अब आते हैं उन जंतुओं के बारे में जिनको हम पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु के विजातीय लक्षण वाले जीन खंड या जीन या गुणसूत्र का निवेश होता है। इस जीनोम में दूसरे जंतु के गुणसूत्र के भाग को जोड़ दिया गया, अर्थात वे जंतु जिनमें बाह्य जीन जुड़े होते हैं। इसको हम जीन स्थानांतरण भी कहते हैं। अब इसको क्यों करते हैं? जीन स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य ऐसे अनुवांशिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। जिन जीवों में हमें दूध का उत्पादन चाहिए, मांस का चाहिए, ऊन का चाहिए, तो उसके उत्पादन में सुधार के लिए ये पारजीनी जंतु उसमें काम आते हैं। अब ये जितने टीके बनाए जाते हैं सीधे मानव पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इनके लिए भी हमें इस प्रकार के ही जंतुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जीव अधिक संवेदनशीलता रखते हैं इन चीजों के लिए। बाकी दूसरा है जीन चिकित्सा। अभी आपको बताया कि खैर अब जीन के ऊपर ठीक जीन के माध्यम से उसका प्रतिस्थापन करना। अगला है पारजीनी जंतुओं को लाभ के रूप में किस प्रकार से हम अध्ययन करें। आखिर इनका लाभ क्या है? पारजीनी जंतुओं के लाभ: सामान्य शरीर क्रिया और विकास। जीन का जो नियंत्रण है वो इनके शरीर के विकास पर किस प्रकार से काम करता है। दूसरा होगा रोगों का अध्ययन, अर्थात ये जो जीन है इस रोग के जो विकास शरीर में हो रहा है उस पर जीन की भूमिका का पता लगाना। ये दूसरे जैविक उत्पाद जो हम ये चीजें बना रहे हैं उनके निर्माण में पारजीनी जंतु ही काम आ रहे हैं। दूसरा टीका है और उसकी जो सुरक्षा है उसका जो परीक्षण है वो पारजीनी जंतु पर किया जाता है, क्योंकि जीन के टीके और औषधि की जो विषाक्तता है, जो जहरीलापन है औषधि का, उसके प्रति ये जीव बहुत संवेदनशील होते हैं और उनके इन जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये थे पारजीनी जंतुओं के लाभ। अब प्रश्न उठता है कि मानव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के जो परिवर्तन कर रहा है इन जीवों में, तो क्या इन जीवों के विकास में या इनकी सुरक्षा में कोई समस्या नहीं हो रही है? समाज कहता है या मानव इसके लिए बहुत सारे संगठन भी खड़े हो गए हैं कि एक नैतिक मुद्दा है, इस तरह से आप किसी जीवों का दोहन या उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। लेकिन और साथ साथ ये भी है कि मानव जाति के लिए इनके लाभ है तो ये उसके साथ साथ हानिकारक भी है। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र में भी परिवर्तन किया है, खाद्य श्रृंखला में भी बदलाव किया है। खाद्य श्रृंखला, एक जीव दूसरे के जीव के साथ में जो भोजन का जो संबंध है उसमें भी परिवर्तन आया है और इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा गया है। कोई पारजीनी जो सूक्ष्म जीव है वो किसी बड़ी तबाही का कारण भी बन सकता है, क्योंकि प्रयोगशालाओं की जो कृत्रिम दशाएं हैं उनमें किसी जीव के अनुवांशिकता में जो फेरबदल किया गया है
तो ये जो जीव है जब भी प्राकृतिक पर्यावरण में पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अभी हाल ही में आप कोविड-19 को देख रहे हैं, ये भी प्रयोगशाला की उपज बताया जा रहा है। ये प्रयोगशाला से निकल करके बाहर के पर्यावरण में आया और आप देख रहे हैं कि इसने अप्रत्याशित परिणाम कितने लाए और ये अब बड़ी तबाही का कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में आप अब देखें कि ये जो इसके रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति बनाई है, GEAC ये कमेटी का नाम हुआ। इसका गठन किया गया है जो इन अनुसंधानों की वैधता के ऊपर निर्णय लेने का काम करती है। अभी तक आपने सीखा कि किस प्रकार से जीवों में रोग होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से हम इन कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। अंत में इस चैप्टर की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसको जीव विज्ञान के जो प्रश्न पत्र होता है बोर्ड परीक्षा का, उसमें भी ये कई बार पूछा गया है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी कुछ जो देश हैं, जैसे कुछ परंपराएं हैं उनकी और उन वे शुरू से ही चले आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बासमती चावल है वो हमारा है, तो इसी तरह की जो संपदा है उस संपदा को कोई अपनी बताने लगे या हमसे बिना पूछे, बिना हमारा क्षतिपूर्वक भुगतान किए, हमसे अप्रूवल लिए बिना यदि वो उस टेक्निक का प्रयोग कर लेता है तो इसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। अर्थात उसने उस जीव की चोरी कर ली जो हमारी खोज थी उसकी। और विकासशील देश और विकसित देश, इन देशों में तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये क्षतिपूर्ति के लिए और लाभों के लिए इनमें भागीदारी करने की भावना विकसित हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो जैव संसाधन है इनका परंपरागत ज्ञान के बिना कोई, हमारी अनुमति के बिना कोई उपयोग ना कर सके, तो इसके लिए एक पेटेंट बिल भी पारित किया जा रहा है। इसके माध्यम से उनकी जैव संपदाएं सुरक्षित बची हुई है। अब हम इस पूरे लेसन में ये देखेंगे हमने क्या सीखा इस पूरे अध्याय में। ये जो पुनर्योगज टेक्निक थी जिसमें हमने औषधियां, टीका और इंसुलिन का बड़े पैमाने पर निर्माण किया। इंसुलिन में दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा होती है, दूसरी बीटा होती है। इंसुलिन में 21 अमीनो अम्ल अल्फा में और 30 अमीनो बीटा श्रृंखला में पाया जाता है। और इंसुलिन एक प्रोटीन है जो लघु प्रोटीन। अनुवांशिक रोगों में जीन चिकित्सा की जाती है। इसमें विकारी जीन को स्वस्थ जीन के साथ में प्रतिस्थापित किया जाता है। पीसीआर और एलिजा टेस्ट ये इन रोगों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही कर पाते हैं। पारजीनी जंतु जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित हैं, उनमें जो उत्पादन है उसकी मात्रा और गुणवत्ता की मात्रा को अधिक रूप में रखते हैं। किसी देश की जैव संसाधन या उसके जो उपयोग हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि किसी देश की जो जैव संपदा है या उसकी जैव टेक्नोलॉजी है, उसके संसाधन है, बिना उसकी अनुमति के कोई दूसरा प्रयोग कर ले तो उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। ये बायोपायरेसी के बाद अब हम जिस चीज को सीख चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रश्नों के माध्यम से हम अपने को जांचने का प्रयास करेंगे कि हमने कितना सीखा। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में हल करेंगे और उनको याद करेंगे। जैसे पहला एक प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, यहां एक खाली स्थान भरा जाएगा, कौन सा रोग होता है। टीका मानव शरीर में कौन कौन सी कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यदि कैंसर का संदेह है रोगियों में तो वो कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से जीन में होने वाले उत्परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। चौथा सवाल हो गया इसमें कि पारजीनी जो जंतु हैं उनके दो लाभ लिखने हैं। जंतुओं में जीन स्थानांतरण के 4 उद्देश्य लिखने हैं। ये जो जीन का हम ट्रांसफर करते हैं जीन को एक जीव से दूसरे में, इसके उद्देश्य क्या है और बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपका अध्यापक धर्मपाल सिंह। धन्यवाद।